हेलो बेटा, मालास मैथ्स क्लासेस में आप बच्चों का स्वागत है। तो बेटा आज हम 102 पेज नंबर 102 के फिगर इट आउट का फर्स्ट सम हम करेंगे। तो फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर। ये सब क्वाड्रिलेटर हैं, हमें पता है क्वाड्रिलेटर क्या होता है। 4 साइड जिनकी होती है वो क्वाड्रिलेटर होता है। अब हमें इसमें रिमेनिंग एंगल्स पता करने हैं। हमें एक एंगल दिया हुआ है। तो बेटा फर्स्ट सम हमें क्या बता रहा है, देखो फर्स्ट सम में वो ये कह रहा है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। हमें ये एरो दिया हुआ है कि दिस लाइन, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। ये हमें इसका एरो दिया हुआ है और ये वाली लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है। ये हमें 2 एरो से बताया हुआ है। तो अब हमें क्या पता चलेगा, और इक्वल भी हैं, ठीक है, आपस में पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो इसका मतलब देखो बेटा, अगर पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं तो वो किस में होता है, वो या तो होता है रेक्टेंगल में या होता है पैरेललोग्राम में। अब ये रेक्टेंगल तो नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ये एंगल हमारा कितना है, 40 डिग्री का है। तो इसका मतलब इस फिगर को देख के हमें ये पता चलेगा कि ये जो है ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है बेटा। अब इसमें प्रॉपर्टी जो है वो पैरेललोग्राम की ही लगेंगी। तो अब अगर हमारे पास एंगल P 40 डिग्री हमें दिया हुआ है तो हमारा एंगल A भी 40 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है कि उसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल A, किस लिए, अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स, एंगल्स की बात हो रही है ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है बेटा। इसलिए हमारा एंगल ए भी क्या हो जाएगा, हमारा एंगल ए भी हो जाएगा बेटा 40 डिग्री, ठीक है। अब पैरेललोग्राम की एक और जो है वो होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है बेटा, कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं इनको, ठीक है। इनका ये जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब बेटा एडजेसेंट एंगल ये और ये भी हो सकते हैं, एडजेसेंट एंगल ये और ये भी हो सकते हैं, एडजेसेंट एंगल ये मतलब उसके साथ वाला एंगल, ठीक है। तो अब अगर मैं एंगल P इज इक्वल टू एंगल E लिखूँ इज इक्वल टू 180 डिग्री, मुझे आगे लिखना पड़ेगा इन अ पैरेललोग्राम, in a parallelogram adjacent angles are supplementary। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है बेटा 180 डिग्री, ठीक है। मुझे बताना पड़ेगा मैंने यहाँ पे 180 क्यों लिखा है, ठीक है। अब एंगल P मुझे पता है, मेरे पास एंगल E 40 डिग्री है, तो मैं एंगल E निकाल सकती हूँ अपना। एंगल E मेरे पास आ जाएगा 180 माइनस 40, तो एंगल E मेरे पास आ गया बेटा 140, ठीक है बच्चे। अब जब मेरे पास एंगल E निकल आया तो ये और ये क्या है बेटा, अपोजिट एंगल्स है। जब ये 140 है तो ये क्या होगा, ये भी 140 होगा। तो मैं लिखूंगी एंगल E इज इक्वल टू एंगल R, किस लिए, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। आपको ये लिखना पड़ेगा बेटा कि आपने यहाँ पे ये इसकी प्रॉपर्टी क्या है, R इक्वल। तो अब एंगल R मेरे पास आ गया बेटा 140, ठीक है बेटा। तो अब मेरे सारे एंगल्स निकल आए। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें जो क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है उस वो कौन सा क्वाड्रिलेटर है। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, ये हमें बता रहा है ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके और इक्वल भी है। तो वो सिर्फ होता है रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में। अब ये रेक्टेंगल तो हो नहीं सकता, तो ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है बेटा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सम पे। हमारा नेक्स्ट सम क्या है, अब इसमें भी यही है बेटा, दिस साइड
इक्वल एंड पैरेलल टू दिस साइड, और दिस साइड इक्वल एंड पैरेलल टू दिस साइड, तो ये भी हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया। अब ये एंगल अगर हमारा 110 है तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल भी हमारा 110 होगा। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल P इज इक्वल टू एंगल R। क्यों? अपोजिट एंगल्स मुझे लिखना पड़ेगा पूरा, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है बेटा, अब एंगल आर मेरे पास क्या आ गया, 110 आ गया। अब इसमें भी वही करेंगे, एडजेसेंट एंगल दिस एंगल और दिस एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो मैं लिखूंगी एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि इन अ पैरेललोग्राम adjacent angles are supplementary। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है बेटा 180 डिग्री के होते हैं। और मैं आपको बता चुकी हूँ एडजेसेंट एंगल ये और ये भी हो सकता है, एडजेसेंट एंगल ये और ये भी हो सकता है, एडजेसेंट एंगल ये और ये भी हो सकता है, एडजेसेंट एंगल ये और ये भी हो सकता है, मतलब उसके सामने वाला एंगल। दिस भी ये एडजेसेंट एंगल है, ये एडजेसेंट एंगल है, ये एडजेसेंट एंगल है, ये एडजेसेंट एंगल है। तो अब एंगल P मेरे पास 110 है और एंगल Q मैं निकाल लूँगी। एंगल Q हो जाएगा 180 माइनस 110, तो एंगल Q हो जाएगा अब मेरे पास बेटा 70 डिग्री। अब जब एंगल Q मेरे पास 70 डिग्री आ गया तो एंगल S क्या होगा, एंगल S भी 70 डिग्री होगा। क्यों होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो मैं लिखूंगी एंगल Q इज इक्वल टू एंगल S। क्यों? इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अब एंगल एस आ जाएगा मेरे पास 70 डिग्री। तो मेरे सारे एंगल्स निकल गए बेटा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सम पे, अपने थर्ड सम पे। तो अब हमारा थर्ड सम क्या कह रहा है बेटा, हमारा थर्ड सम हमें कह रहा है कि अब जो है इसकी सारी साइड्स जो हैं आपस में इक्वल है। तो बेटा ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेटर होता है जिसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल हो? वो होता है बेटा एक स्क्वायर, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और एक होता है बेटा रोम्बस, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अब ये स्क्वायर तो है नहीं, क्योंकि स्क्वायर की एक और प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर के जो है सारे एंगल्स, अगर ये स्क्वायर है तो एक स्क्वायर के जो हैं सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। अब इसके एंगल्स 90 डिग्री के तो दिख नहीं रहे, इट मीन्स ये एक हमारा रोम्बस है। ठीक है, एक रोम्बस और स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी जो है सारी साइड्स जो है बेटा वो इक्वल होती हैं। अगर हमें ये दिख रहा है कि ये एक स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये एक रोम्बस होगा। रोम्बस होगा तो अब इसमें क्या है बेटा, रोम्बस की प्रॉपर्टी लगेंगी। ठीक है, अब रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है बेटा, रोम्बस की एक प्रॉपर्टी है कि जो डायगोनल है बेटा, ये जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, तो ये दो है, दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है। मतलब अगर ये मान लो मेरा एंगल 1 है और ये मेरा एंगल 2 है, तो अगर ये मेरा 30 डिग्री है तो बेटा ये भी मेरा 30 डिग्री होगा। ओके बेटा, तो मैं यही शो करूँगी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि रोम्बस की ये प्रॉपर्टी होती है बेटा, द डायगोनल्स, ये इसका डायगोनल है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट इट्स एंगल, अपने एंगल को भी दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है बेटा, बाइसेक्ट्स इट्स एंगल, मतलब ये एक हमारा डायगोनल है
ठीक है, ये अपने एंगल को दो इक्वल भागों में बाइसेक्ट करता है। ये रोम्बस की एक प्रॉपर्टी है। इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। तो पूरा हमारा एंगल V क्या है बेटा? एंगल V है एंगल 1 प्लस एंगल 2, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो एंगल V हमारे पास क्या आ गया बेटा? 60 डिग्री आ गया। तो हमारा पूरा ये जो एंगल V है ये हमारा 60 डिग्री है। ओके बेटा, क्लियर है आपको? अब जो है रोम्बस की जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि रोम्बस के भी जो अपोजिट एंगल्स हैं आपस में इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो मैं अब क्या लिखूँगी? एंगल V इज इक्वल टू एंगल X in a rhombus opposite angles are equal. Opposite angles are equal. ये अपोजिट एंगल है, इस एंगल का अपोजिट एंगल क्या है? ये है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये पूरा भी 60 डिग्री होगा, मतलब ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। ठीक है बेटा, तो मैं लिख दूंगी कि एंगल X इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है बेटा, अब रोम्बस का जो है एक और को वही क्वालिटी होती है कि रोम्बस के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो भी बेटा 180 डिग्री के होते हैं। जैसे कि हमारा पैरेललोग्राम में जो था उसी तरीके से रोम्बस की भी यही प्रॉपर्टी है कि इसके जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो मैं क्या लिखूँगी? एंगल U इज इक्वल टू एंगल V। एंगल U इज इक्वल टू एंगल V इज इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे आगे लिखना पड़ेगा इन रोम्बस, आपको बेटा लिखना पड़ेगा कि ये क्यों आपने 180 किया या दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल है, क्यों है। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा इन रोम्बस द एडजेसेंट angles add up to 180। मतलब जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये इनका जो सम है बेटा वो 180 डिग्री आता है। अब एंगल V हमें पता है बेटा, एंगल V हमारा है 60 डिग्री और एंगल U हम निकाल लेंगे। तो 180 माइनस 60 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? हमारे पास 120 आ जाएगा। तो हमारे पास एंगल U क्या हो गया? एंगल U हो गया 120 डिग्री। अब जब एंगल U हमारे पास 120 डिग्री आ गया तो ये क्या है? एंगल W भी 120 डिग्री होगा। क्यों? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये भी रोम्बस की प्रॉपर्टी है। तो मैं क्या लिखूँगी? एंगल U इज इक्वल टू एंगल W। एंगल U इज इक्वल टू एंगल W। ठीक है, बिकॉज इन अ रोम्बस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो मेरा क्या आ जाएगा? एंगल W भी मेरा निकल आएगा। एंगल W मेरा क्या होगा? 120 डिग्री। एंगल W मेरा क्या होगा बेटा? एक मिनट, हाँ 120 डिग्री होगा। ठीक है ना बेटा, क्योंकि जब ये 120 डिग्री है तो ये भी मेरा 120 डिग्री होगा। मैं आपको एक बार दोबारा समझाती हूँ बेटा। देखो, इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, हमें ये दिया हुआ है। इस एरो का मतलब है कि इसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं। सारी साइड्स इक्वल होती हैं बेटा या रोम्बस में या स्क्वायर में। ठीक है, अब हमें दिख रहा है ये स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसके एंगल्स 90 डिग्री नहीं दिख रहे। इट मीन्स ये एक रोम्बस है। अब रोम्बस है तो बेटा रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है? जो रोम्बस का डायगोनल होता है वो अपने ही एंगल को इक्वली बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल भागों में बांटता है। अगर ये 30 डिग्री है तो बेटा ये भी 30 डिग्री होगा। तो ये हमारा 60 डिग्री हो गया। अब अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। क्यों? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो भी सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर ये 60 डिग्री है
तो ये क्या हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। 120 प्लस 60 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो अगर ये 120 है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके बेटा, तो अब आते हैं हम अपने फोर्थ सम पे। फोर्थ सम भी हमारा क्या कह रहा है, फोर्थ सम हमें कह रहा है कि ये सब साइड्स आपस में इक्वल हैं। अब जब ये साइड्स आपस में इक्वल हैं तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, रोम्बस बन गया। अब अगर ये एंगल हमारा 20 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी हमारा 20 डिग्री होगा। तो इसको मैं नाम दे देती हूँ एंगल 1, एंगल 2। तो मैं अब क्या लिखूँगी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों, the diagonals of a rhombus bisect its angle, अपने एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है। द डायगोनल, ये डायगोनल है बेटा इसका, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट इट्स एंगल, अपने एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है। इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और एंगल 2 हमारे पास आ गया 20 डिग्री। अब हमारे पास ई क्या आ गया, एंगल ई जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 है। तो ये हो गया 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री, तो एंगल ई हमारे पास आ गया बेटा 40 डिग्री। अब जब ये 40 डिग्री है तो ये क्या होगा, एंगल ओ, ये भी 40 डिग्री होगा। क्यों, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो मैं लिखूंगी एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ओ। क्यों, इन रोम्बस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अब एंगल ई जब हमारे पास 20 है तो हमारे पास एंगल क्या हो गया, एंगल ओ भी हमारे पास 40 डिग्री हो गया। ये 40 है तो ये भी हमारे पास 40 डिग्री हो गया, ये भी 20 में बाइसेक्ट करेगा। अब क्या है, एंगल ए प्लस एंगल ई, एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। इन अ रोम्बस द एडजेसेंट एंगल, बेटा आपको एडजेसेंट एंगल तो समझ आ गए ना, जो इसके साथ वाला एंगल है, ये या ये कह लो, ये या ये कह लो, ये या ये कह लो, उसके साथ वाला जो एंगल्स का जो सम होता है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ई प्लस एंगल आई इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल आई प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये आपस में एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री इन अ रोम्बस एडजेसेंट एंगल्स ऐड अप। जब हम इनको ऐड करते हैं तो वो उनका जो सम है वो 180 डिग्री आता है। अब हमारे पास एंगल ए निकल आएगा, एंगल ई हमारे पास है 40 डिग्री, तो एंगल ए हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 40, तो एंगल ए हमारे पास आ गया बेटा 140 डिग्री। अब जब हमारे पास एंगल ए आ गया तो एंगल आई आ गया। क्यों, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये अपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आई बिकॉज इन अ रोम्बस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल आई इज इक्वल टू 140 डिग्री। बेटा आई होप आपको ये सम समझ आए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें। थैंक यू बेटा।